कृष्णामोदी जगद्गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रका में संस्कृत क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वर और व्यंजनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अयोग वह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन ये स्वर और व्यंजन कहाँ से निकले हैं, कैसे बने हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश हम डाल लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके आज मैं माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार और उनके वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगी। अब सबसे पहले बात आती है माहेश्वर सूत्रों की कि माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं। यानी कि जिन छोटे छोटे सूत्रों में सभी स्वर और व्यंजनों का उल्लेख किया गया है वो सभी माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। और इनको माहेश्वर सूत्र इसलिए कहते हैं कि ऐसी मान्यता प्रचलित है या किंवदंती प्रचलित है, ऐसा कह सकते हैं कि जब तांडव नृत्य किया था शिव ने तो उन्होंने जो डमरू बजाया था उस डमरू से जो निकलने वाली ध्वनि थी वो इस वर्ण के रूप में बाहर निकली है, इन वर्णों के रूप में बाहर निकली है और इसीलिए इनको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ये माहेश्वर सूत्र जो हैं ये 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली थी, इसलिए इनको हम 14 माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। तो आज हम थोड़ा सा माहेश्वर सूत्र के बारे में एक बार देख लेते हैं कि माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं ये माहेश्वर सूत्र 14 हैं। इसमें सबसे पहले आता है अ, ई, उण, री, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच, हय, वरट, ट, लण, य, मं, गण, नम, जभय, ग, ढ, ध, श, ज, ब, ग, ड़, द, श, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, श, स, र, हल। ये जो हैं ये 14 माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। इनसे ये जो ध्वनियाँ निकली हैं ऐ, उण, रील, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच, हय, वरट, लण, यमं, गणनम, जभय, गढ़धश, जब, गड़, दश, खफ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, कपय, शश, सर, हल। ये माहेश्वर सूत्र हैं। और इन माहेश्वर सूत्रों में जितने भी हमारी वर्णमाला के अंदर स्वर और व्यंजनों का प्रयोग किया गया है उनका उल्लेख हमें इसके अंदर मिलता है। तो माहेश्वर सूत्र, अब जब माहेश्वर सूत्र की हम बात करते हैं तो माहेश्वर सूत्र जो हैं इनसे मिलकर के पाणिनि ने जो अपनी व्याकरण लिखी है उसके अंदर छोटे छोटे प्रत्याहारों का उन्होंने उल्लेख किया है। प्रत्याहार क्या होते हैं, क्योंकि वो जब कोई सूत्र बताते हैं या कोई निर्देश करते हैं तो वहाँ पर ये कहते हैं कि इसके स्थान पर ये हो जाना चाहिए या अल के स्थान पर जल आ जाना चाहिए, जश आ जाना चाहिए, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का यहाँ प्रयोग होना चाहिए। अब इस तरह से ये पर्टिकुलर 2 शब्द देते हैं और उसके आगे वो प्रत्याहार शब्द लगाते हैं कि प्रत्याहार से
इस प्रकार के प्रत्याहारों का इसके अंदर प्रयोग होना चाहिए, इसके अंदर प्रत्याहार के अंदर आने वाले जितने भी वर्ण हैं उनमें से इस चीज़ का यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए, इस तरह की वो हमको निर्देश देते हैं उनके सूत्रों के द्वारा। तो ये जो प्रत्याहार है वो प्रत्याहार क्या होते हैं। अब हम जब प्रत्याहार की बात करते हैं तो प्रत्याहार क्या है कि किसी भी सूत्र का संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप का मतलब ये है कि हम किसी भी सूत्र का कोई भी प्रारंभिक अक्षर लेते हैं या बीच का अक्षर लेते हैं और जहाँ वो हलंत वर्ण जहाँ जा रहा है वहाँ तक का हम अंतिम वर्ण लेते हैं, तो वो जो होता है उसके बीच में आने वाले जितने भी शब्द होते हैं उसकी गणना उन प्रत्याहार के अंतर्गत की जाती है और वो प्रत्याहार सिंपल कहलाता है। जैसे कि मैं कहूँ कि आपका कि अक प्रत्याहार। अब अगर मैंने अक प्रत्याहार की बात की कि अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, तो अक की बात जब आप कर रहे हैं तो यहाँ अ से शुरू होकर के यहाँ क आ रहा है, ये हलंत क आ रहा है ना। तो जो भी प्रत्याहार बनेगा वो अंतिम अक्षर उसका हल होगा और आगे वाला अक्षर वो आगे वाले किसी भी सूत्र का अंदर कोई भी अवर्ण वो हो सकता है। तो ऐसे प्रत्याहार वो बनाते हैं। तो अक के अंदर आएगा तो अ, ई, उ, री, ली, है ना, ये 5 वर्ण इसके अंदर आएंगे। अब 5 वर्ण आ रहे हैं लेकिन इसके अंदर जो बीच का जो ये न आ रहा है इसको हम इस प्रत्याहार के अंदर शामिल नहीं करते हैं। तो जब भी हम कोई भी सूत्र लेते हैं तो उस सूत्र से लगा करके जितने नंबर का भी सूत्र है वहाँ तक के जब सारे वर्ण आ रहे हैं तो बीच में आने वाले जितने भी ये हलंत वर्ण होते हैं वो उन प्रत्याहार वर्णों में नहीं आते हैं। केवल मात्र हम लिखने के लिए हम लिखेंगे, ये है बोलने में हम इनको साथ में बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, लेकिन ये उसके अंदर नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रत्याहार बनते हैं तो इसमें इन्होंने पाणिनि ने अपने इन सूत्रों के द्वारा 42 प्रत्याहारों का उल्लेख किया है। इनकी लघु सिद्धांत कौमुदी में या इनके शब्द में या इस सूत्र के आधार पर 42 प्रत्याहार जो हैं वो इसके अंदर बनते हैं और उन प्रत्याहारों के द्वारा ही ये विभिन्न प्रकार के स्वरों की, शब्दों की वगैरह की सब सिद्धियां करते हैं, सिखाते हैं कि किस प्रकार से कैसे कौन सा शब्द बना है, किसके स्थान पर किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, कैसे हमको करना चाहिए कि हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे और कौन सी चीज़ उसके साथ में आएगी कि जिससे ये शब्द जो है वो हमारा नया निर्मित होता है, बनता है। तो ये सारी चीज़ें प्रत्याहारों पर ही निर्भर होती हैं। तो ये प्रत्याहार बनते हैं, 42 प्रत्याहार हैं। इसके आधार पर अब हम जब बात करते हैं प्रत्याहार के अंतर्गत कि इन प्रत्याहारों में ह का प्रयोग जो है वो 2 बार हुआ है। एक सूत्र होता है हयवरट सूत्र और एक आया है हल सूत्र, अंतिम सूत्र। इन दोनों में ह शब्द का वर्ण का प्रयोग उन्होंने किया है, यानी कि ह का 2 बार प्रयोग किया, जबकि अन्य किसी वर्ण का उन्होंने 2 बार प्रयोग नहीं किया है सामान्य रूप से। तो इसका कारण क्या है कि इन्होंने जो हयवरट, क्योंकि ये थोड़ी सी विस्तार वाली बात है, जब हम पूरा व्याकरण का जब हम अध्ययन करते हैं तब इन सूत्रों का हम प्रयोग करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं कि क्या है। लेकिन एक थोड़ा सा बेसिक समझने की दृष्टि से मैं आपको थोड़ा सा इसमें स्पष्टीकरण करना चाहूँगी कि ह का जब उच्चारण होता है, हयवरट सूत्र से जब प्रयोग होता है तो इसमें जो ह का उल्लेख आता है, हयवरट जो सूत्र है हमारा, इसमें जो ये ह का उल्लेख किया गया है, इस ह का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि अट प्रत्याहार बनता है, हर्ष प्रत्याहार बनता है, अश प्रत्याहार बनता है और इण प्रत्याहार बनता है। इन प्रत्याहारों के अंतर्गत अगर कोई वर्ण ह का अगर हमें उल्लेख करना है तो इन प्रत्याहारों के अंदर ह का उल्लेख करने के लिए इन्होंने हयवरट सूत्र में ह का उल्लेख किया है। ये विभिन्न प्रकार के उदाहरण जब हम उसमें पाणिनि के अष्टाध्यायी में जब हम देखते हैं तब हमें मालूम चलता है कि ह का उल्लेख उन्होंने क्यों किया है यहाँ पे। और इसी तरह से हल का जो किया है, ह का ग्रहण करने के लिए इसमें, तो ह का जो उन्होंने प्रयोग किया है इसलिए किया है कि इसके अंदर वल प्रत्याहार, रल प्रत्याहार, शल प्रत्याहार और झल प्रत्याहार, इन प्रत्याहारों में ह का ग्रहण किया जाए, इस दृष्टि से इन्होंने ह का प्रयोग किया है। तो हकार का इन्होंने 2 बार प्रयोग किया है, वो किसी न किसी उद्देश्य विशेष को ध्यान में रख करके ही इन्होंने इसके अंदर प्रयोग किया है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। इसका स्पष्टीकरण हमें अलग अलग उदाहरणों से देखने को मिलता है कि कैसे इसका प्रयोग होता है और कहाँ ह का प्रयोग किस समय में किस ह को ग्रहण किया जाना है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अब आते हैं कि वर्णों की उच्चारण शुद्धता की बात करेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये शब्द निकले हैं, अगर इन शब्दों का सही उच्चारण नहीं किया जाए तो नहीं होने से क्या होता है, अर्थ बदल जाता है ना। अगर हम शब्दों का सही जगह अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शब्दों का जो है वो पूरी तरह से अर्थ बदल जाता है। अब अर्थ कैसे बदलता है कि जब हम कोई शब्द बोलते हैं, कोई उच्चारण करते हैं, अच्छा सामान्य रूप से जो
उच्चारण की गलतियां होती हैं या अशुद्धता होती है, उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। ये हम जब भाषा के कौशल पढ़ेंगे, उसमें उच्चारण कौशल के बारे में जब हम बात करेंगे, तब हम इसके विषय में बात करेंगे कि ये उच्चारण की गलतियां कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन से वर्ण से होती है, कैसे होती है, क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम वहाँ देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जब उच्चारण शुद्धता की हम बात कर रहे हैं, तो उच्चारण की शुद्धता इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी शब्द को बोलते हैं और उसका उच्चारण गलत करते हैं, तो वो उच्चारण गलत होता है तो अर्थ बदलता है, और अर्थ बदलने के साथ ही जो हम जिसको भाषा सिखा रहे हैं उसमें भी गलत उच्चारण की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, वो भी सही उच्चारण नहीं कर पाता है। अब बहुत छोटा सा सिंपल सा उदाहरण, क्योंकि मेरे संपर्क में काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स भी आते हैं, सब कुछ होता है, तो उनके उच्चारण भी सुनती हूँ मैं, बहुत कुछ मैंने सुना है। तो मुझे एक सामान्य एक छोटी सी बात कहती हूँ कि जैसे कि वो उच्चारण करते हैं च का स के रूप में उच्चारण करते हैं अपने भौगोलिक प्रभाव से। अब वो बोलेंगे मुझे समझ चाहिए। समझ चाहिए, समझ का क्या मतलब, कोई अर्थ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो बोलना क्या चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है चम्मच। इस चीज का लेकिन उच्चारण वो क्या कर रहा है, समझ च का जब स उच्चारण कर रहा है तो अर्थ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है, निरर्थक हो रहा है वो चीज। तो यहाँ पर भौगोलिक प्रभाव जब होता है तब उच्चारण गलत होता है। जहाँ हम बोलते हैं, जहाँ हमारा परिवेश है, जो हमारी बोली है, हमारी भाषा है, वहाँ पर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन वर्णों का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार का उच्चारण करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि हाँ बोली है हमारी, हम इस तरह का करते हैं। लेकिन जब भाषा की जहाँ बात आती है, भाषा की शुद्धता की जब बात आती है, तो वहाँ पर आवश्यक हो जाता है कि हम च का उच्चारण च के रूप में ही करें, स के रूप में ना करें। ये बहुत ज़रूरी होता है केवल व्याकरण की और भाषा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए। तो इसलिए इसका प्रयोग हमें किया जाना बहुत ज़रूरी होता है कि हम शुद्धता का ध्यान रखें, और इस शुद्धता को ध्यान में रखते हुए ही विभिन्न प्रकार के हमारे मुंह के अंदर जो कंठ से लगा करके होंठ तक के जो भी हमारे स्थान है उसके अंदर, वो वर्णों का उच्चारण स्थान कहे जाते हैं। उनको हम उच्चारण स्थान कहते हैं क्योंकि जो भी वर्ण निकलता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह किसी न किसी रूप में वो जिह्वा के द्वारा स्पर्श होता है, या वो बहुत हल्का सा स्पर्श होता है, हमारी वायु उससे स्पर्श होती है, वो बाहर निकलती है। ये मैंने स्वर व्यंजन का जब कुछ आपको समझाया था तभी मैंने इन चीज़ों को आपको क्लियर किया था कुछ, कि ये चीज़ें ऐसी होती है। तो अब हम थोड़ा सा इसको ये देख लेते हैं कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और उनसे निकलने वाले कौन कौन से वर्ण हैं, और उन वर्णों को कौन से प्रकार के वर्ण कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि उच्चारण स्थान जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो उच्चारण स्थान गिने जाते हैं, उन उच्चारण स्थानों में सबसे पहले आता है हमारा कंठ। कंठ जो हमारा उच्चारण स्थान है, इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं जब हम इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए एक सूत्र आता है अ कुह विसर्जनीयाम, अकुह विसर्जनीयाम कंठः। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि अ और आ, क्योंकि ये दोनों सवर्ण हैं, तो अ आ कु से इन्होंने, क्योंकि कु का उदित वर्ण कहे जाते हैं, ये कु चू टू तू पू उदित वर्ण में आते हैं, और इसमें से उ की इत संज्ञा हो जाती है तो क शेष रहता है। तो इस प्रकार से क वर्ग पूरा, अ आ क वर्ग, जिसके के अंदर क ख ग घ और ङ ये आते हैं। ठीक है, तो क वर्ग का और विसर्ग का और ह, ये जो वर्ण हैं, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। यानी कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कंठ से ये स्वर निकलते हैं। अब आप इसका उच्चारण खुद स्वयं जो है वो आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं इसका, कि हमारे जब इसका हम अ बोलते हैं तो आवाज़ कहाँ से निकल रही है, आ बोलते हैं तो कहाँ से निकल रही है, और अ और आ जिस जगह से निकल रहे हैं, जिस स्थान से निकल रहे हैं, जितनी वायु के प्रेशर के साथ में निकल रहे हैं, वही चीज़ क ख ग के साथ भी है, ह के साथ भी और विसर्ग के साथ भी है। आप इसको बोल करके देख सकते हैं कि अ आ क ख ग घ ङ ह राम ह। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से निकल रही हैं, तो ये कंठ से निकलने वाली ध्वनि है, कंठ से निकलने वाले वर्ण हैं, इसलिए हम इनको कंठ वर्ण कहते हैं। जो कंठ से निकलने वाले वर्ण होते हैं ये कंठ वर्ण कहलाते हैं।
इसके बाद में दूसरा आता है आपका, उसका जो नेक्स्ट कंठ के बाद में आता है वो आता है तालु। कंठ के जस्ट आगे वाला भाग, यानी कि जो हमारा जो नाक के नीचे का जो डीप हिस्सा जा रहा है, बहुत गहरा ऊपर जा रहा है, उससे पीछे वाला हिस्सा वो तालु कहलाता है। कंठ और मूर्धा या उस मूर्धन्य के बीच के वाला जो स्थान है हमारा गले का, वो तालु कहलाता है। तो तालु से निकलने वाले जो शब्द होते हैं, उन शब्दों के लिए प्रयुक्त होता है हमारे सिंपल सूत्र है ईचु यशानाम तालु। ठीक है, ईचु यशानाम तालु। ई से मतलब ई स्वर हो गया, दोनों सवर्ण ई और ई, ये हो गया। चू से, जिस प्रकार से कू से कू वर्ग हुआ है, उसी प्रकार चू से च वर्ग, च वर्ग के अंदर च, छ, ज, झ और या, ये च वर्ग। साथ में अंतस्थ वर्ण, य, साथ में य और श, अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण का, अंतस्थ का य और उष्म का श, ये जो है इनका उच्चारण जो है वो तालु से माना है। तो ये जो है ये क्या, ये कौन से वर्ण कहलाएंगे हमारे, ये वर्ण कहलाएंगे हमारे तालव्य वर्ण कहलाता है, क्योंकि हम इसका उच्चारण तालु से करते हैं। तो ई, च वर्ग, य और श, ये जो है वो हमारे तालव्य वर्ग हैं, वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद में आता है मूर्धा। मूर्धा तालु से जस्ट आगे वाला, जस्ट जो डीप वाला, जो सबसे ऊपर का जो हमारा गहरा गड्ढा है ऊपर वाला, वो उसको हम मूर्धा कहते हैं। वहाँ से जो बोले जाने वाले शब्द होते हैं, वो शब्द होते हैं रि, शु, रसाणाम, ऋषु, रसाणाम, मूर्धा। यानी कि इसके अंदर री, ट वर्ग, र और श, इनका जो उच्चारण होता है वो होता है हमारा मूर्धा से। यानी कि जब हम शब्द बोलते हैं री, हमारी ज़ुबान का जो कुछ हिस्सा होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ज़ुबान हल्के सी वहाँ स्पर्श होगी। आप थोड़ा सा इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ साथ में, तो आप पढ़ते हुए भी इसका प्रयोग आप साथ के साथ में करके देख सकते हैं, शायद आपको भी मज़ा आएगा इसको करते हुए। तो री, ट, ठ, हमारी ज़ुबान वहाँ पूरी अड़ रही है, ठ, ड, ढ, ण, ये जो है, फिर र, श, श, दोनों के उच्चारण में फर्क है। ये तालु से बोला जा रहा है श, तालव्य है, ये तालु से बोला जा रहा है। यानी कि हमारी ज़ुबान का हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं तालु पे स्पर्श हो रहा है, या वहाँ हल्का सा एक महसूस सा होता है कि हाँ कुछ टच हो रहा है वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं हम श। लेकिन ये जो श बोलेंगे तो हमारी ज़ुबान का जो हिस्सा होता है बीच वाला, वो ऊपर मूर्धा पे जाके आएगा श। जब आप वहाँ पे टच होगा तब वो जाकर के ही ये श निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। वरना हम सामान्यतः श एक जैसे ही बोलते हैं, कोई फर्क नज़र नहीं आता है। तो ये जो श है तो ये मूर्धा से बोला जाता है। तो इस प्रकार के जो वर्ण बोले जाते हैं ये वर्ण कहलाते हैं हमारे मूर्धन्य, इसको हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसके बाद में अगला आता है उच्चारण स्थान हमारा दंत। दंत यानी कि हमारे ज़ुबान का जो स्पर्श होता है वो दांतों से होता है और तब वो वर्ण बाहर निकलता है, तो उसको हम कहते हैं दंत। और इसके लिए सूत्र जो है वो रि तुलसानाम, रि तुलसानाम दंताः। इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? एक तो आता है रि, एक आता है त वर्ग, एक आता है ल और एक आता है स। इनका जब प्रयोग करते हैं तो इसमें हमारी ज़ुबान जो है वो दांतों को स्पर्श करके निकलते हैं ये वर्ण बाहर, इसलिए ये दंती वर्ण कहलाते हैं। आप इसका प्रयोग करके देखें। रि हमारी ज़ुबान का बाहर वाला अगला हिस्सा है, शुरुआत वाला, वो दांतों के वहाँ पीछे के हिस्से की तरफ स्पर्श करता है। रि, त, थ, द, ध, न, ल, स, है ना। तो ये जो हम प्रयोग करते हैं तो ये दंती वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि
इनका स्पर्श अगर दांतों पे ज़ुबान का नहीं होगा, जिह्वा का स्पर्श वहाँ पर नहीं होगा, तो ये इनका उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। तो ये दंती वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आता है, अगला उच्चारण स्थान आता है, वो आता है ओष्ठ उपध्मानीय। कौन सा आता है? ओष्ठ, ठीक है। ओष्ठ के अंदर जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो इसके लिए जो सूत्र दिया है, उ पु पद मा नी यो, उपपद मानिया नामोष्ठो। अब ये इसके अंदर क्या बता रहा है? ओष्ठ के अंदर से उ प वर्ग और उपधमानीय का मैंने आपको उल्लेख किया था, जिसको कि हम अर्ध विसर्ग के रूप में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्ध विसर्ग प और फ, इन दोनों के आगे जब ये चिन्ह लगाया जाता है तो अर्ध विसर्ग के रूप में इसका उच्चारण होता है। तो ओष्ठ से उच्चारण होता है, किन किन का होता है, किन किन वर्णों का होता है? उ प वर्ग पूरा, प फ ब भ म, और अर्ध विसर्ग के रूप में प और फ का जब हम उच्चारण करते हैं तभी, क्योंकि बोलते तो भले ही हम जिह्वा मूल से ही अंदर से बोला जाएगा बिल्कुल लेस, लेकिन जब तक होठों का प्रयोग नहीं होगा प और फ का उच्चारण नहीं होगा। यानी कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो या तो हमारे होंठ जो हैं वो कोई आकार ग्रहण करेंगे, जैसे ऊ और ऊ का हम बोलते हैं तो हमारा होंठ जो है वो गोल आकार ग्रहण करते हैं, ऊ, है ना। लेकिन जब प वर्ग का उच्चारण करते हैं तो दोनों होंठ जो है वो आपस में मिलते हैं। बिना मिले हुए हम इस वर्ग के वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। और चाहे हम उपधमानीय के रूप में प और फ का उच्चारण करेंगे, लेकिन इसमें भी होंठ तो हमारे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये उपधमानीय कहलाते हैं। तो ये जो है वो ओष्ठ उपधमानीय जो है वो इनका उच्चारण कहलाता है। इसके बाद में आता है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक जिनका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है। ये मैंने आपको वर्ण जब बताए थे, व्यंजन वगैरह, तब स्वर व्यंजन वगैरह बताए थे, तभी मैंने बताया था कि इसका उच्चारण जब नाक की सहायता से किया जाता है, अनुसार बिंदी का प्रयोग होता है इसके अंदर, है ना। तो ये या चंद्र बिंदी का हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के, या फिर जो वर्ग के 5वें अक्षर हैं, य म ग ण न, है ना, ये जो 5 अक्षर हैं, इन 5 अक्षरों का इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। इसलिए ये जो है वो नासिक की वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि मुंह तो बोलता ही है, लेकिन मुंह के साथ में अन्य उच्चारण स्थान का प्रयोग कहाँ हो रहा है? नाक से। उसकी सहायता, मुंह अपने वर्ण का उच्चारण करते समय में किसकी सहायता ले रहा है? नाक की। तो ये अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। इसलिए इनका उच्चारण स्थान जो है अनुस्वार का, और इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो नासिक की माना जाता है, यानी कि नाक की मदद से इनको बोला जाता है, ये इसमें कहा जाता है। इसके बाद में एक स्थान आता है हमारा कंठ तालु। कंठ तालु के लिए कहते हैं ए दे तो हो, कंठ तालु हो। इसके अंदर ए और ऐ वर्ण आते हैं, जिसका कि उच्चारण कंठ और तालु से होता है, क्योंकि स्वर है ये, तो स्वर होने से कंठ से तो हो गया इसका उच्चारण, लेकिन ए का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर हमारा हल्की सा, हमारी जो वायु जो होती है बोलने वाली, वो कहीं ना कहीं वहाँ से स्पर्श करते हुए, तालु से स्पर्श करते हुए बाहर निकलेगी ए ऐ। जब हम बोलेंगे तो हमें खुद को महसूस होता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे ज़ुबान का कुछ हिस्सा वहाँ जा रहा है, पूरी तरह से स्पर्श हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी हम महसूस कर सकते हैं। और इसका उच्चारण करते हैं तो ये कंठ तालु तालव्य वर्ण कहलाते हैं। यानी कि जब इसका प्रश्न आता है कि कौन से वर्ण है, तो ये कंठ तालव्य वर्ण होते हैं। एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं कि इसमें से ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है, या कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है। इस प्रकार के वो कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। इन उच्चारण स्थानों से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको इसका स्पष्ट कर रही हूँ। एक सूत्र एक आता है
कंठ और ओष्ठ, ये है कंठ तालु और अब आता है कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो होते हैं ओ दो तो हो कंठोष्ठ, यानी कि ओ दो तो हो, यानी कि ओ और औ। ये जो दोनों वर्ण हैं, इन दोनों वर्णों का उच्चारण कंठ और होंठ की मदद से होता है। कंठ और होंठ की मदद से कहता हो क्योंकि स्वर हैं तो कंठ से तो निकलेंगे ही, लेकिन साथ में होंठ का प्रयोग हो रहा है कि जब हम ओ बोल रहे हैं तो हमारा होंठ जो है वो ऊ की तरह ही गोलाकार हो रहा है, ओ औ। जब ये बोल रहे थे होंठ अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट रख करके अगर बोलने की कोशिश करेंगे कि ओ और औ का उच्चारण, तो आप कभी नहीं कर सकते इसका, है ना। तो यहाँ पर होंठ का भी प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए ये कंठ और होंठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ बोलते हैं इसको, और इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ कहलाता है। ठीक है, ये इसके बाद में आता है दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ दंत्योष्ठौ, वकारस्य दंतोष्ठौ, यानी कि व का उच्चारण जो है वो दांत और होंठ की सहायता से होता है, इसलिए इसको दंत्य ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अब आप व बोल करके देखें, व, जब आप व बोलते हैं तो हमारी ज़ुबान कहीं ना कहीं हल्की सी वहाँ स्पर्श होती है दांतों के वहाँ पर, और होंठ का प्रयोग होता है व। थोड़ा सा उच्चारण करके आप इसको देखेंगे, आपको मालूम चलेगा कि ये इस प्रकार से, तो व का उच्चारण जो होता है वो दंत्योष्ठ के रूप में आता है, इसको हम दंत्योष्ठ वर्ण कहते हैं। और इसके आगे थोड़ा सा और हम देखते हैं तो एक आता है हमारा जिह्वा मूल, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। जिह्वा मूल क्या होता है, जैसा ही उपधमानीय होता है वैसा ही जिह्वा मूल होता है, अर्ध विसर्ग के रूप में होता है ये, और इसका प्रयोग कहाँ होता है ये भी आपको पता होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ इसका, कि इसका जो प्रयोग होता है ये होता है, इसका सूत्र है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। यानी कि जिसका जिह्वा मूल से उच्चारण होता है वो जिह्वा मूल कहता है, और इसके लिए अर्ध विसर्ग क और अर्ध विसर्ग ख का इसका प्रयोग होता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण कहाँ से किया जाएगा, जिह्वा मूल से किया जाएगा, तो ये क ख इस प्रकार से इसका रूप बनता है। तो ये जो है वो जिह्वा मूल कहे जाते हैं। और इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के उच्चारण स्थान हैं, जहाँ से कि हम विभिन्न प्रकार के उच्चारण वर्णों का उच्चारण हम करते हैं इसमें। और अगर हमें इसका ज्ञान है, इन उच्चारण स्थानों का अगर हमें पूरी तरह से ज्ञान है, तो हम हमारे जो भी स्टूडेंट्स हमारे सामने आते हैं, हमारे विद्यार्थी हमारे सामने आते हैं जो कि गलत उच्चारण कर रहे हैं, तो उसको हम शुद्ध उच्चारण करना सिखा सकते हैं। और स्वयं अगर अशुद्ध बोल रहे हैं तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ आपको इन चीज़ों को सीख करके, समझ करके और अपने उच्चारण को, चूँकि आप अगर संस्कृत से एग्ज़ाम देने वाले हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, आप भाषा के शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको अपना उच्चारण सुधारना चाहिए। तो आप भी इसका प्रयास करें इसके लिए कि आप अपना उच्चारण सुधारें, आने वाले बच्चों का भी उच्चारण सुधारें। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, इसके ऊपर सब्सक्राइब करें, और मुझे कुछ कमेंट्स अच्छे दें, या जो भी देना चाहें, आप मुझे कोई सलाह देना चाहें तो आप मुझे सलाह दें, ताकि मैं और कुछ, अगर आप अन्य कुछ चाहते हैं मुझसे पढ़ना कि इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूं, तो आप मुझे उसके लिए भी आप बता सकते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं आपको, तो मैं आपको बनाकर ज़रूर डालूँगी। और आज की क्लास में यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।